आप मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सब लोगों को? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, ओके। स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट भी है और बड़ा भी है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना टॉपिक। हमने वीबी एडिटर अपना ओपन कर लेते हैं और एक जो है मॉड्यूल इंसर्ट कर लेते हैं। ऑप्शन एक्सप्लिसिट भी लिख देते हैं ऊपर और सब लूप्स हमें सबका नाम दे देते हैं। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होते हैं कि लूप्स कई बार ऐसा होता है कि आपको प्रोग्राम के अंदर क्या करना होता है, एक ही चीज़ को कई बार रिपीट करना होता है। ठीक है, कई बार उन स्टेप्स को फॉलो करना होता है कि अलग अलग जगह पे या फिर सेम जगह पे या फिर मतलब कि जो कुछ डिफरेंट स्टेप्स के साथ में उसको रिपीट करना पड़ता है कई बार। ठीक है, तो उसके लिए ऐसा मतलब वीबीए में जब हम काम करेंगे या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम हर बार उस स्टेप्स को लिखें, क्योंकि हम हर बार स्टेप्स को लिखेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी कि फिर तो वो ऑटोमेशन की तरफ हम नहीं गए। और जो हमने पहले दिन से ही स्टार्ट किया था कि हम ऑटोमेशन की बात कर रहे थे, तो ऑटोमेशन वो हो नहीं पाएगा अगर हम मैनुअली सारी चीज़ लिखते चले जाएंगे। तो अब जो आज से एक्चुअली जो स्टार्ट होगा वीबीए आज से स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा है ओनली इंट्रोडक्शन ही पढ़ा है कि कैसे वीबीए में सब रूटीन बनाते हैं, कैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम रेंज के साथ में जो है टेक्स्ट मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये सब हमने देखा है। मैसेज बॉक्स और इनपुट बॉक्स के भी कोई एग्जांपल्स हमने देखे। तो एक्चुअल जो आज से जो प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी वो आज से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि किस तरीके से हम लूप्स पे काम करेंगे। ठीक है, तो लूप्स में हम देखें तो लूप्स होते हैं, जैसे फोर लूप होता है। ठीक है, फोर ईच लूप होता है और एक डू वाइल लूप होता है। ठीक है, ये तीन टाइप के लूप हैं जो कि हम वीबी में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे फोर से। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि हमें कोई चीज़ रिपीट करनी है, उसको 10 बार उसका रिपीटेशन या 20 बार या 1000 बार रिपीटेशन किसी चीज़ का हमें करना है, या कोई भी टास्क है मेरा उसको 10 बार मुझे चलाना है, 10 बार काम करना है, या किसी डेटा को 10 बार मुझे आइट्रेशन करना है किसी डेटा से, तो फिर उसके लिए हम लूप्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लूप्स का बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, फिर छोटे छोटे प्रोग्राम बनाएंगे और फिर आज मैं आप लोगों को टास्क भी दूंगा करने के लिए कि ये आपको लूप्स के अंदर ये टास्क आपको करने हैं। ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्लास से पहले आपको वो टास्क करने हैं। ये वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो आप अपने सॉल्यूशन वहीं पे अपने जो है कमेंट बॉक्स में अपने सॉल्यूशन अपने डाल लीजिएगा, जो भी मतलब कर पाता है। और नहीं कर पाता कोई, तो जो दूसरे लोग हैं प्लीज़ उनकी हेल्प करना कि किस तरीके से मतलब कि जो है इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, ताकि उन्हें भी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसके अलावा अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता तो फिर वो मुझसे इस क्लास में भी क्वेश्चन कर सकता है। आप क्लास के चलते चलते भी कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए कि दूसरों का टाइम एम्पर हो जाए। तो बेसिकली मतलब आपको चीज़ें सीखनी है, कमेंट में डालना है, कमेंट से आपको आंसर मिलता है और वो आपको समझ में नहीं आता तो आप यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। हम एक इंटीजर लेते हैं, डिम आई एज इंटीजर। ठीक है, और फिर हम लूप को स्टार्ट करते हैं। लूप कैसे लिखते हैं वीबी के अंदर, फोर से स्टार्ट करते हैं। फोर आई इज इक्वल टू 1 to 10। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि मुझे 10 बार ये लूप चलाना है। ठीक है, और मैं जैसे इसके एंटर करूँगा और जो ये लूप ख़त्म होगा वो नेक्स्ट से ख़त्म होगा। इसे फोर फोर लूप की जगह फोर नेक्स्ट लूप भी कहते हैं, फोर नेक्स्ट लूप। ठीक है, तो ये लूप जो ख़त्म होगा वो नेक्स्ट से ख़त्म होगा, नेक्स्ट आई। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब मैं कहता हूँ कि रेंज A1 A1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 1। ये मैंने सिंपल एक छोटा सा प्रोग्राम लिख दिया। अब क्या करेगा, अब इस लूप को हम चलाते हैं। इसको स्क्रीन को थोड़ा सा हम जो भी है विंडो को थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेते हैं और फिर चलाते हैं इस लूप को, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलाते हैं। तो ये देखो लूप चलना स्टार्ट हुआ। लूप चला तो आई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1। ठीक है, 1 से स्टार्ट हुआ। आई मैंने ऊपर इंटीजर दिया और उस इंटीजर को वैल्यू मैंने यहाँ पे असाइन की है। ठीक है,
तो उसको मैंने 1 असाइन किया और उसे 10 तक मुझे चलाना है। और फिर मैं क्या लिख रहा हूँ कि रेंज A1 की वैल्यू में 1 लिख दो, ठीक है। या फिर हम इसको थोड़ा सा और सिंपल करते हैं, आप इसमें लिख लो लूप्स, ठीक है, लूप्स लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर मैं इसको रन करता हूँ। अब रन क्या होगा कि A1 में लूप्स आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आई का मतलब अब जब मेरा लूप चल रहा है तो वो 10 बार आइट्रेशन करेगा, जैसे मैंने ऊपर डिफाइन किया है कि उसे 10 बार इस लूप को चलना है, इस काम को ही उसे 10 बार करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आई किया तो जैसे ही वो लूप फिर से आ जाएगा, फिर से अंदर आ जाएगा, क्योंकि लूप अभी ख़त्म नहीं हुआ। अभी आई की वैल्यू क्या हो गई है, देखो माउस ओवर करके देखेंगे तो आई की वैल्यू 2 हो गई है, यानी ये दूसरी बार लूप चल रहा है, ठीक है। अब दूसरी बार हम लूप चलाएंगे तो फिर उसने रेंज A1 की वैल्यू में फिर से लूप्स लिख दिया, फिर तीसरी बार फिर से लूप्स, तो वो A1 की वैल्यू में ही लूप लिखता जा रहा है, ठीक है। ये देखो अभी आई की वैल्यू 5 हो गई है, ठीक है। अब 6 7 10 पे ये लूप खत्म हो गया। अब जैसे ही 10 हुआ, यहाँ पे देखोगे तो आई की वैल्यू क्या हो गई है 11, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, लूप को चलाना आई से लेके 10 तक। नेक्स्ट आई का मतलब वो उसको आई की वैल्यू को बढ़ाता रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही 10 के बाद 11 हुआ, उसने कंडीशन यहाँ पे चेक करी, देखो यहाँ पे भी वैल्यू आई है, उसने कंडीशन चेक करी, कंडीशन उसकी ट्रू नहीं हुई, वो उसने बंद कर दिया लूप को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एंड सब कर दिया। अब लूप में 10 बार इसने A1 पे ही लूप लिखा, आप कितनी बार भी इस पे लूप लिखते रहो वो तो इसी वैल्यू में ही रहेगा। अब हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो हम रिपीटेशन कर रहे हैं कि वो 10 बार मेरी 10 रो में आनी चाहिए, वो रिपीटेशन किस तरीके से होगी। तो उसके लिए जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं कि मैंने लिख दिया लूप्स, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया मैंने 1, ठीक है। और एक सिंपल एक्सेल का एक जो है फॉर्मूला मैं लगा देता हूँ, कनकैटिनेट लूप्स को, ठीक है, कॉमा कॉमा एक स्पेस दे दो और स्पेस देने के बाद में इसको कॉन्केटिनेट कर लो, यानी इन दोनों को कॉन्केटिनेट करके मैंने लूप्स 1 कर दिया। अब जैसे क्या होगा कि यहाँ पे मैं वैल्यू 2 करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा इधर भी, ठीक है। 3 करूँगा तो इधर भी 3, 4 करूँगा तो इधर भी 4, 5 करूँगा तो इधर भी 5, ठीक है। तो इस टाइप की ही हमें जो है फंक्शनैलिटी इस लूप के अंदर चाहिए कि वो ऑटोमेटिकली अपने जो है सेल की, यानी मेरे सेल का जो एड्रेस है यानी रेंज का एड्रेस है उसको चेंज करता रहे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब एक छोटा सा हम इसमें ट्विस्ट डालते हैं कि जो आई की वैल्यू है मेरी 1 है और वो दूसरी बार 2 हो जाती है, फिर 3 4 5 6 इस तरीके से वो 10 तक चलती है। तो यहाँ पे मैं ए के साथ में 1 ना दे करके, ठीक है, इसको इस तरीके से लिखेंगे एंड से हम आपको पता बताया था मैंने, जब स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करते हैं तो एंड से हम करते हैं, यानी स्ट्रिंग और किसी वेरिएबल को कॉन्केटिनेट करना है तो भी एंड से ही करेंगे। तो ए एंड आई, ठीक है, मैं कह देता हूँ ए एंड आई, यानी अब ए आई की वैल्यू लूप्स लिखनी है मुझे, ठीक है। तो अब मैं इसको प्रोग्राम को रन करता हूँ, ठीक है। अब देखो ए आई की वैल्यू लूप्स, ठीक है। फिर से प्रोग्राम चला, फिर से लूप चला और लूप में क्या हुआ कि आई की वैल्यू 2 आ गई, यानी इसका एड्रेस अब क्या हो गया, रेंज A2 हो गया, ठीक है। अब मैं आगे चलूँगा, ठीक है। तो ये A2 A3 A4 A5 A6 7 8 9 10, ठीक है, 10 तक मेरा लूप चल गया। अब जैसे यहाँ पे आया तो अभी आई की वैल्यू क्या है 10, ठीक है। फिर से वो यहाँ पे चेक करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आई की वैल्यू को 11, वो 11 होते ही वो लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो उसने 10 बार देखो इस तरीके से वैल्यू उसने लिख दी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी काम को रिपीटेशन हमें करना है किसी भी काम का, तो वो इस तरीके से हम लूप में करेंगे। ये एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, सिंपल प्रोग्राम है, मतलब कहें कि ये जो हम नर्सरी में जो सीखते हैं उस टाइप का एक प्रोग्राम है, ठीक है, लूप्स के लिए। आप जो है वीडियो में देख लेना, वीडियो में इसके क्लास के जस्ट बाद ही अपलोड कर दूंगा, तो आप प्लीज़ उन्हें देख लीजिएगा। कब बाकी लोगों का भी टाइम थोड़ा प्रीसियस है और टॉपिक भी थोड़ा लंबा है, तो प्लीज़ आप यहाँ से समझना शुरू करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 我们的话，我们如果把你的家假装，然后还来组长乐，你们想清楚，你们想糟了，你们想糟了，赶紧他们，赶紧他们。
ठीक है, मुझे ये जो है स्टेप लेना पड़ा है, अनम्यूट आप म्यूट नहीं कर पाएंगे, सॉरी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसी में। अब लूप्स में हम थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं। जैसे हमने लूप्स लिख दिया है इसमें 10 बार, तो आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हो, जो भी चाहें आप वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हो। न्यूमेरिक वैल्यू है यानी इंटीजर वैल्यू है तो आप बिना डबल कोड्स के, और स्ट्रिंग वैल्यू है तो स्ट्रिंग वैल्यू को आप कोड्स के अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी काउंटिंग है, एक्चुअली जो मेरा लूप चल रहा है 1 to 10, वो 1 to 10 मेरे पास यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सिंपल मैं क्या करूँगा, अब आई की वैल्यू आपको पता है, आई की वैल्यू हर बार चेंज हो रही है, जितनी बार लूप चल रहा है की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी ए आई की वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई मैं वैल्यू दे दूँगा तो वो फिक्स वैल्यू हो जाएगी। अब उस वैल्यू को मुझे मतलब बार बार चेंज करना है, वेरिएबल बनाना है, उसको बार बार चेंज होती रहे, तो मैं यहाँ पे सिंपल में एक आई दे दूँगा बस। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया कि ए आई की वैल्यू यानी ए आई की, आई में जो भी वैल्यू हो उस एड्रेस को मुझे आई असाइन कर दो, यानी आई की वैल्यू इस एड्रेस में डाल दो मैं। ठीक है, तो अब हम इस लूप को चलाते हैं। ठीक है, सिंपल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, बढ़िया चला। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है थोड़ा सा मैनिपुलेट भी कर सकते हो लूप को। अब इसी में मैं चाहता हूँ कि जो 1 2 3 ये लिखा हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 जो भी लिखा हुआ है, अब इसको मैं एक टेबल में क्रिएट करना चाहता हूँ। टेबल मतलब जैसे 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल। ठीक है, तो अब यहाँ पे जस्ट मैं सिंपल में लिख दूंगा कि अगर मान लो मुझे 2 का टेबल लिखना है तो इंटू 2। ठीक है, इंटू 2 मैंने लिखा। अब देखो अब क्या होगा। ठीक है, ये रेंज A1 की वैल्यू में क्या आएगा, 2 इंटू 1। ठीक है, रेंज 2 में 2 इंटू 4। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, इस तरीके से मैं ये टेबल लिख सकता हूँ। ठीक है, अब जो है मैं चाहता हूँ कि ये टेबल मैंने यहाँ पे हार्ड कोड लिख दिया है। हार्ड कोड का मतलब मैंने प्रोग्राम के अंदर लिख दिया 2 इंटू 1। अब मैं चाहता हूँ कि यूज़र दे, यूज़र कोई भी नंबर दे, उस नंबर का टेबल मैं यहाँ पे लिख दूँ। ठीक है, यूज़र कोई भी नंबर दे, XYZ एनीथिंग नंबर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, एक और जो है वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ J एज इंटीजर। ठीक है, और मैं यूज़र से कहूँगा कि आप जो है D1 में अपनी वैल्यू डालो। ठीक है, D1 में अपनी वैल्यू डालो, और फिर मैं क्या करूँगा कि J इज इक्वल टू रेंज D1 डॉट वैल्यू। ठीक है, और मैं J को असाइन कर दूंगा D1 की वैल्यू, और फिर J की वैल्यू जो है D1 को असाइन हो जाएगी, सॉरी D1 की वैल्यू J को असाइन हो जाएगी, और यहाँ पे मैंने जो हार्ड कोड किया हुआ है वो I इंटू J कर दूंगा बस मैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया, अब ये यूज़र डिफाइन हो गया। अब यूज़र देगा अपना नंबर, जो भी नंबर वो देना चाहे उस नंबर के बेस पे प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे 15 दे देता हूँ। ठीक है, और 15 देने के बाद अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, तो ये देखो ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज़र से वैल्यू हम ले सकते हैं। ठीक है, और एक तरीका और है, हमने इनपुट बॉक्स भी देखा था कि इनपुट बॉक्स जो है, इनपुट बॉक्स के थ्रू भी हम वैल्यू ले रहे थे यूज़र से। ठीक है, तो इनपुट बॉक्स का एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे हम लेते हैं J इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट कर देता हूँ एंटर एनी। अब जो है इस वैल्यू को मैं क्लियर कर देता हूँ, या फिर आपको प्रोग्राम चलाने से पहले सारी वैल्यू रिमूव करनी है तो आपको पता है कि किस तरीके से क्लियर कंटेंट करके हम जो है इसको हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप अपने एंड पे कर सकते हो। मैं इसे फटाफट से कर देता हूँ, कोड नहीं लिख रहा हूँ मैं उसका, और जस्ट मैं इस प्रोग्राम को डेवलपर से मैक्रोस से रन करता हूँ। ठीक है, रन करते ही एंटर एनी नंबर आ गया। ठीक है, एंटर एनी नंबर मैं लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे 14 मैंने लिख दिया, और 14 लिख के मैंने जैसे ही ओके किया, ये देखो 14 का टेबल आ गया। ठीक है, तो सिंपल किस तरीके से हमने जो है हम एक वैल्यू को यूज़र से लेके इनपुट लेके एक लूप चला रहे हैं हम। ठीक है, अब इसमें आप जो है A इंटू आई, जैसे मैं I इंटू J किया हुआ है, तो I में आप जो है इसमें आप ये भी कर सकते हो कि I में प्लस पहले 2 करे। ठीक है, और फिर उसको इंटू करे, ये भी आप कर सकते हो, यानी आप जो भी टेबल लिखोगे उससे 2 प्लस करके टेबल लिख देगा ये।
ठीक है ना। आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन है थोड़ी सी कि स्क्वायर ब्रैकेट वाला पहले रिजॉल्व होगा, फिर उसके बाद जो इनटू का रिजॉल्व होगा। ठीक है, अब मैं फिर से इस प्रोग्राम को रन करता हूँ डेवलपर में, और हम मैक्रोज में, और इसको रन करते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे मैं 20 लिखूँगा, ठीक है, 20 लिखते ही अब ये कौन सा टेबल देगा, 20 इंटू जे, अच्छा जे का इनपुट है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आई की वैल्यू उल्टा कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे इसको करते हैं कि ये +2। ठीक है, अब देखते हैं मैक्रोस रन। जैसे ही मैं 20 लिखूँगा, अभी देखो 22 का उसने टेबल दे दिया। अब इसने क्या किया कि मैंने जो भी इनपुट दिया उसमें उसने 2 प्लस किया, और फिर उसके बाद आई से मल्टीप्लाई करता चला गया। ठीक है, जो पहले कैलकुलेशन थी उसमें क्या हो रहा था कि आई में 2 वैल्यू प्लस हो रही थी, फिर जे से मल्टीप्लाई हो रही थी। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, कुछ भी सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो इस टाइप की कैलकुलेशन भी आप जो है इसके अंदर लूप के अंदर इंटीजर वैल्यूज़ के साथ में इस तरीके से कर सकते हो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी प्रोग्राम। ठीक है, तो ये एक सिंपल लूप का प्रोग्राम हमने चला लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। इसको हम जे को रहने देते हैं यहाँ पे, और रेंज के साथ अब हम चलते हैं सेल्स पे। एक सेल्स का भी मैंने आपको एक जो है इंट्रोडक्शन दिया था कि सेल्स की वैल्यू को हम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सेल्स में दे देता हूँ। ठीक है, सेल्स, अब जैसे ही वो पूछेगा रो इंडेक्स कौन सा है। ठीक है, तो रो इंडेक्स मैं दूंगा 1। ठीक है, और कॉलम इंडेक्स मैं दूंगा कि मुझे पहले कॉलम में ही चलना है 0। ठीक है, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो क्या होगा इसमें कि रो इंडेक्स मेरा फिक्स है। ठीक है, आप देख रहे हो रो इंडेक्स, आपको पता है ना कि रो इंडेक्स 1 2 3 4 इस तरीके से चेंज होता है, और कॉलम इंडेक्स ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। ये रो इंडेक्स है, ये कॉलम इंडेक्स है। ठीक है, तो मैंने रो इंडेक्स को भी मैंने फिक्स कर दिया और कॉलम इंडेक्स को भी मैंने फिक्स कर दिया, और उसकी वैल्यू क्या असाइन कर दी मैंने, आई। ठीक है, अब इसे मैं रन करता हूँ, ये देखो ये एक्चुअली देखो अभी ये एरर क्या आई है, एरर आई है एप्लीकेशन डिफाइन और ऑब्जेक्ट डिफाइंड एरर। ठीक है, तो आपने जो ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है वो गलत है। अब ये एरर देखो, ये अच्छा है कि एरर हमारे पास आ गई। ये किस तरीके से, देखो मैंने कहा कि सेल्स में रो इंडेक्स मेरा 1। ठीक है, यानी रो इंडेक्स ये हो गया मेरा, यानी ये वाला 1। ठीक है, और कॉलम इंडेक्स मैंने दे दिया 0। अब 0 कॉलम कौन सा होता है, 0 कॉलम तो कोई होता ही नहीं। कॉलम कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से ही। ठीक है, यानी ए कॉलम 1 होगा, बी कॉलम 2 होगा, सी कॉलम 3। ठीक है, तो इस तरीके से वो कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट आप दे रहे हैं वो डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको एंड कर देता हूँ, और मैं सिंपल इसमें चेंज कर देता हूँ क्या, 1 1। ठीक है, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यानी उसका एड्रेस क्या हुआ, A1। अब मैं रन करता हूँ इसे फिर से। ठीक है, 1 2 3 4 5, देखो वहाँ पे चेंज हो रहा है A1 के अंदर। ठीक है, क्योंकि मैंने ये सेल की जो एड्रेस है वो मैंने फिक्स किया हुआ है। ठीक है, अब सेल का एड्रेस है वो मैं फिक्स नहीं करना चाहता। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और लेता हूँ छोटा सा ही, कि इसमें इंटीजर जे हमने इंटीजर लिया है, जे इज इक्वल टू मैं 1 दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि आई। ठीक है, सेल्स की वैल्यू मैंने दे दी आई। ठीक है, अब यानी रो इंडेक्स मेरा अब चेंज होगा, अब ये वेरी करेगा। ठीक है, हर लूप के हिसाब से वेरी करेगा, यानी रो का इंडेक्स चेंज होता रहेगा, और कॉलम का इंडेक्स मेरा फिक्स रहेगा, और वैल्यू मैं कह देता हूँ इसको जी। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा कि पहली रो पहला कॉलम की वैल्यू जे, फिर दूसरा रो दूसरी कॉलम की वैल्यू जे, और जे को मैंने ऊपर क्या कर दिया, फिक्स 1। ठीक है, अब जे मेरा फिक्स रहेगा तो क्या, देखो क्या प्रिंट होगा, चलते हैं। ठीक है, 1 1 1 1 1 1, यानी 10 तक 1 ही प्रिंट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जे की वैल्यू तो मेरी फिक्स है 1। ठीक है, और जे को ही मैं प्रिंट करा रहा हूँ, तो वो अपने प्रोग्राम के हिसाब से वो बिल्कुल सही प्रिंट कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मैं चाहता हूँ कि जे की वैल्यू भी मेरी चेंज होती रहे, 1 2 3 4 5 इस तरीके से चेंज होती रहे, ठीक है। तो वो किस तरीके से होगा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसमें एक लाइन और लिख दूँगा कि j इज इक्वल टू j+1, ठीक है। यानी अब लूप चलेगा, देखो लूप चलेगा 1 से इस स्टेटमेंट को पहले चलाएगा, फिर उसके बाद इस स्टेटमेंट को चलाएगा, ठीक है। अब देखो 1 बाय 1 चलाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ही उसने इस सेल के रेफरेंस में j की वैल्यू को डाला 1, ठीक है, और j की वैल्यू 1 है और उसमें एक प्लस मैं कर रहा हूँ, तो j की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 2, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको देखो रिजोल्व करता हूँ, तो अब j की वैल्यू क्या हो गई 2। अब फिर लूप आया ऊपर, ठीक है। अब लूप पर आया तो j की वैल्यू क्या है 2। अब सेल का मेरा रेफरेंस है 2, यानी तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी अब दूसरे सेल में 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स, मैंने अभी तक क्या था कि एक स्टेटमेंट हम लूप के अंदर डाल रहे थे, अब हमने मल्टीपल स्टेटमेंट डाली है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट डाली है, और वो इस तरीके से लूप वैल्यू को किस तरीके से चेंज कर रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो है मेरे को ऑड नंबर डालने हैं, ठीक है, ऑड नंबर यानी 1 3 5 7, ठीक है, 9 11 13 ये मुझे डालने हैं। तो ये मैंने इन्हें किस तरीके से डालूंगा, क्या करना होगा मुझे, हम सिंपल क्या करेंगे, जहाँ पे 1 प्लस कर रहे हैं वहाँ पे 2 प्लस कर देंगे बस, ठीक है। देखो सिंपल कैलकुलेशन है कि 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, फिर अगली बार 3 आएगा, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, 5 प्लस 2 7, ठीक है। अब चलाते हैं लूप को, देखो 1 3 5 7 9 11 13 15, ठीक है, बढ़िया चल रहा है लूप, ठीक है। और ये लूप मेरा ख़त्म हो गया, मतलब 10 तक ही मेरा लूप था, फिर उसके बाद मैं F8 से चला रहा हूँ तो दोबारा से उसने चलाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेल्स में रेफरेंस दे के भी वैल्यू को मैनिपुलेट हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देते हैं कि जो अभी हम मैनिपुलेट हम कर रहे हैं, वैल्यूज़ को हम डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं हम रोज़ में, ठीक है। अब हम मैं कॉलम्स में डालना चाहता हूँ, यानी कॉलम्स की वैल्यू में चेंज करना चाहता हूँ, यही वैल्यू मैं जो डाल रहा हूँ, यानी जो ऑड नंबर में डाल रहा हूँ वो मैं रोज़ में डाल रहा हूँ, मुझे कॉलम्स में डालने हैं, ठीक है। तो कॉलम्स में किस तरीके से डालेंगे, क्या करना पड़ेगा मुझे, ये कॉलम मेरा हो जाएगा फिक्स, ठीक है, यानी पहले पहले रो इंडेक्स, सॉरी रो इंडेक्स मेरा फिक्स होगा, यानी पहली रो में ही, और कॉलम मेरा वेरिएबल कर दो, ठीक है, ठीक है ना। सिंपल बहुत है, बस लॉजिक आपको समझना है। लॉजिक क्या है कि मैंने क्या किया कि कॉलम का जो इंडेक्स है वो मैंने वेरिएबल कर दिया, यानी वो चेंज होता रहेगा, और जो रो का इंडेक्स है वो मैंने फिक्स कर दिया, यानी अब उस रो से नहीं हिलेगा पर कॉलम में हिलता रहेगा, वो कॉलम में जाता रहेगा इधर उधर, ठीक है। अब करते हैं फिर से इसको, ये देखो 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है, ये देखो इस तरीके से वो जितनी भी 10 वैल्यू तक 19 हो रहेगा अभी, ठीक है, 19 तक इसने पूरा डाल दिया, ठीक है। तो आपने देखा कि सेल्स के थ्रू हम जो है किस तरीके से कॉलम्स में और रोज़ में किसी कहीं भी हम अपने प्रोग्राम को घुमा सकते हैं, कहीं से भी कहीं भी, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो कि मैं दे रहा हूँ कि रेंज, मतलब कि पहले कॉलम पे, या हम रेंज पे आ जाते हैं दोबारा से, अभी मैंने रेंज फिक्स कर रखी है कि आप हम मैंने बोला हुआ है कि आपको रेंज ए से ही चलना है बस, ठीक है, यानी A1 में ये वैल्यू डालनी है, A2 में फिर वैल्यू डालनी है, A3 में वैल्यू डालनी है। अब मैं चाहता हूँ कि यूज़र का कर्सर जहाँ भी हो, ठीक है, कहीं भी हो प्रोग्राम में, एक्सेल में कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, वहीं से ये काम करना शुरू कर दे, ठीक है। ऐसा कब होता है कि ऐसा जब होता है जैसे मान लो आपके पास बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, आपके पास बहुत सारा डेटा है, आपको नहीं पता कि आपके एक्सेल शीट में कितना डेटा है, आपको नहीं पता है, ठीक है। अब आप प्रोग्राम चलाना चाहते हो, भाई मेरा प्रोग्राम तो वहाँ से चले जहाँ पे वो सेल खाली मिलेगा, उसे उससे आगे से चलना शुरू करे। अब आपको थोड़ी ना पता है कि A20 होगा, A21 होगा या क्या होगा, ये तो कभी पता ही नहीं होगा, ठीक है। तो उसको जानने के लिए क्या करेंगे, या
अभी पहले उसका एक सिंपल स्टेप लेते हैं कि किस तरीके से जहाँ पे आपका कर्सर होगा उस कर्सर से कैसे उसको लूप को चलाना है, ठीक है। तो अब जैसे मैं कह देता हूँ कि मेरा कर्सर B3 पे है, ठीक है, B3 से ही मुझे इस लूप को चलाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे a.i की वैल्यू ना करके, ठीक है, मैं क्या कहूँगा, एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू जी, ठीक है। अब मैं इस लूप को चलाता हूँ, आप देखना क्या होगा। लूप चलाना स्टार्ट किया, 1 आया, ठीक है। अब एक्टिव सेल मेरा कौन सा है, B3। अब जे की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, ठीक है। क्या मेरा एक्टिव सेल चेंज हुआ, एक्टिव सेल अभी चेंज नहीं हुआ है, तो वो यहीं पे ही रिपीट करता रहेगा सब कुछ, ठीक है। सारी वैल्यू यहीं पे ही रिपीट कर देगा। अब मुझे क्या करना है कि प्रोग्राम में मुझे अपना एक्टिव सेल भी चेंज करना है, ठीक है। तो एक्टिव सेल कैसे चेंज होगा, एक लाइन और लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, ठीक है। ये ऑफसेट कमांड होती है। ऑफसेट क्या होता है कि कर्सर को इधर घुमाना है, उधर घुमाना है, कहाँ पे सिलेक्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना है, उसके लिए हम ऑफसेट यूज़ करते हैं। अभी जैसे ही मैं ऑफसेट लिखूँगा आपको समझ में आ जाएगा। ये ऑफसेट लिखते ही मैंने जैसे ब्रैकेट स्टार्ट किया, ये फिर से रो ऑफसेट और कॉलम ऑफसेट, जैसे रो इंडेक्स था और कॉलम इंडेक्स था, उसी तरीके से रो ऑफसेट एंड कॉलम ऑफसेट पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है कि आपको रो ऑफसेट करना है, यानी कितनी रो नीचे जाना है ऊपर जाना है, ये इसको बताना है, ठीक है। तो मैं कह देता हूँ कि एक रो नीचे जाओ, ठीक है। और कॉलम ऑफसेट मैं कहता हूँ कॉलम नहीं, ठीक है, और डॉट सेलेक्ट। तो मैंने कहा कि जो मेरा एक्टिव सेल है उससे एक नीचे जा करके उस सेल को सिलेक्ट करो, ठीक है। तो उस सेल को कैसे सिलेक्ट करेंगे, अब देखो किस तरीके से चले गए प्रोग्राम। यहाँ पे 1 आया, ठीक है, जे की वैल्यू हो गई 3, जे की वैल्यू 3 होने के बाद में अब एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, अब अपनी जो नज़र है वो इधर की तरफ करना, ठीक है। अब आपका देखो एक्टिव सेल किस तरीके से चेंज होगा, हो गया, ठीक है। एक्टिव सेल आपका चेंज हो गया ऊपर से नीचे। अब मेरा एक्टिव सेल कौन सा हो गया, नीचे वाला, ठीक है। ये एक्टिव सेल चेंज होता जा रहा है और वैल्यू डलती जा रही है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से एक्टिव सेल ऑफसेट। तो ऑफसेट में आप जो है रो इंडेक्स, आप जो रो ऑफसेट या कॉलम ऑफसेट 1 2 3 4 कितने भी आप कर सकते हो, जितना मर्जी आप चाहो, पर वो लिमिट एक्सेल की भी होनी चाहिए। जैसे आपको पता है ना कि एक्सेल की एक लिमिट है कि 10,48,576 ये कॉलम की रो जो है इसकी एक्सेल की लिमिट है। अगर आप इस लिमिट से बाहर आप कर दोगे तो फिर वो एक एरर दे देगा, ठीक है। और इसी तरीके से कॉलम की एक लिमिट है, तो उतने ही कॉलम आप कर सकते हो। तो ये रेंज आप जो यहाँ पे ऑफसेट में रेंज दोगे उसी हिसाब से आपको देनी है, जिस हिसाब से आपकी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जो हम बात कर रहे थे कि इसके नीचे से डाटा अपेंड करना शुरू करें, वो अभी हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, जब फॉर ईच लूप करेंगे या इफ एल्स की कंडीशन पढ़ेंगे, तो उस सेशन में हम करेंगे उसको, ठीक है। अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, जो मैं क्वेश्चंस भी आपको दूंगा उसमें भी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ऑफसेट हो गया। अब ऑफसेट में इसके बाद है ना एक और चीज़ हम देखते हैं। लूप के अंदर ही मैं लूप के अंदर ही दूसरा लूप चलाता हूँ, ठीक है। इसे कहते हैं नेस्टेड लूप, ठीक है, नेस्टेड लूप या नेस्टेड फोर, ठीक है। तो किस तरीके से हम चलाएंगे कि लूप के अंदर एक और लूप चलाना है, यानी फोर, जैसे i इज इक्वल टू मैं 10 तक चला रहा हूँ, ठीक है, और मैं जे के साथ में, ठीक है, जे के साथ में एक अंदर लूप चलाता हूँ कि फोर जे इज इक्वल टू 1 2 5, ठीक है, और मैं जे को कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, कि 10 बार तो ये लूप चलेगा, ठीक है, पर 5 बार ये लूप भी चलेगा। तो किस तरीके से चलेगा ये कि पहला लूप अंदर आएगा, ठीक है, यानी पहली बार वो अंदर आएगा और 5 बार इसे चलाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे बाहर नहीं जाएगा। पहले 5 बार इसे ख़त्म करेगा, फिर नेक्स्ट लूप पे जाएगा, ठीक है।
यानी एक बार पहले वाला लूप चलेगा आई वाला, फिर 5 बार जे वाला, फिर आई वाला, फिर 5 बार जे वाला, यानी फिर आई वाला, फिर 5 बार जे वाला, यानी ये टोटल लूप 50 टाइम्स चलेगा। यानी 10 बार ये, 10 टाइम्स ये, और 5 टाइम्स हर ऊपर आई का 5 टाइम्स ये चलेगा। ठीक है, तो ये 50 टाइम्स लूप चलेगा। इसे हम कहते हैं नेस्टेड लूप्स या इनर लूप्स। ठीक है, तो इनर लूप में हम किस तरीके से, जैसे मैं एक एग्जांपल में लेता हूँ कि मैंने लिखना है कि 1, ठीक है, फिर 1 के बाद में मेरे को लिखना है 1 2 3 4 5, फिर लिखना है 2, ठीक है, फिर 1 2 3 4 5, फिर लिखना है 3, फिर 1 2 3 4 5। ठीक है, ये समझ गए ना कैलकुलेशन में किस तरीके से लिख रहा हूँ कि मेरे को 1 लिखना है पहले, फिर 5 लिखना, 5 बार 1 2 3 4 5 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर से 5 बार 1 2 3 4 5 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर 1 2 3 4 5 लिखना है। ठीक है, तो इसको अब किस तरीके से करेंगे, नेस्टेड लूप में हम देखते हैं। इसको हम लिखेंगे अब कि सबसे पहले मेरे को 1 लिखना है, तो मैं क्या कहूँगा कि रेंज A1, यानी सॉरी यहाँ पे नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब इसको लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे हम, रेंज और चेंज करते हैं, A1 को मैंने क्यों सिलेक्ट किया कि A1 तो मेरा फिक्स रहेगा, अब इससे आगे लिखना है मुझे। ठीक है, पर मेरी उसके बाद का मुझे एड्रेस नहीं पता है, उसके बाद कौन सा एड्रेस आने वाला है मुझे नहीं पता है, क्योंकि 5 आएगा, 6 आएगा, फिर कितने आएगा मुझे नहीं पता है। तो मैं क्या करूँगा कि पहले मैं लिखूँगा एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, मैं आई लिखूँगा। ठीक है, फिर मैं कहूँगा कि एक्टिव ऑफसेट करो। ठीक है, एक रो नीचे जाओ, कॉलम को मत चेंज करो, डॉट वैल्यू क्या कर दो, जे। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं अब क्या होगा, लूप चलाते हैं। ठीक है, एक्टिव सेल की वैल्यू 1 हुई। ठीक है, जे की वैल्यू क्या हुई, ये ऑफसेट की वैल्यू क्या हुई, 1। ठीक है, फिर ऊपर आया, फिर से इसने 1 कर दिया A1 में, और मेरा सेल अभी वहीं पे ये सिलेक्ट है, तो यानी ये देखो इस तरीके से ही चलता रहेगा। ठीक है, तो ये गड़बड़ हो गया। अब आपको किस तरीके से इसमें चेंज करना होगा, इसमें क्या करना होगा आपको कि मुझे सबसे पहले मुझे क्या करना है कि एक्टिव सेल की वैल्यू, ठीक है, पहले मुझे यहाँ करनी होगी कि ए मतलब जो मैंने सेल सिलेक्ट है उसमें डाले पहले। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे कहूँगा कि एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, सेलेक्ट करें। ठीक है, और एक्टिव सेल डॉट वैल्यू डाले जे। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये क्या हुआ कि पहले 1 डाल दिया, ऑफसेट सिलेक्ट हुआ, नीचे आ गया, जे डाल दिया। ठीक है, फिर ऑफसेट आया 2 3 4 5। ठीक है, अब फिर क्या होगा, देखो अभी फिर ऊपर क्या होगा, अब मेरे को ऊपर गया तो मेरा एक्टिव सेल अभी कौन सा है, अभी भी मेरा A6 ही है, तो ये चेंज कर देगा वैल्यू को। पर हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं थी, हमारी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट थी कि 1 के बाद पूरे 5 डाले वो। ठीक है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा कि जब जे का लूप जैसे ही ख़त्म होगा फिर से मुझे एक ऑफसेट डालना पड़ेगा। एक रो नीचे आओ और कॉलम नीचे आओ। ठीक है, डॉट सेलेक्ट। फर्स्ट क्लास चल रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से वो लूप चलता रहेगा। ठीक है, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो इस प्रोग्राम ने पूरी कर दी है। ठीक है, अब हमारे पास टाइम कम है, मैं आपको थोड़ा सा दे देता हूँ टास्क, क्या दे देता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको पहले सेल में इसी लूप में ही कुछ चेंजेस करने हैं, छोटे बहुत छोटे चेंजेस होंगे कि 1 डालना है, 1 2 3 4 5 आए। ठीक है,
फिर उसके बाद 2 आए, ठीक है, और फिर 2 से ही स्टार्ट हो, 2 3 4 5, फिर 3 हो, फिर 3 से ही स्टार्ट हो, ठीक है, फिर 4 हो, फिर 4 से ही स्टार्ट हो, फिर 5 हो, फिर 5, इस तरीके से ही आपको 5 तक लूप चलाना है, ठीक है, यानी दोनों लूप 5 तक आपको चलाने हैं। तो ये आपका काम होगा, ठीक है, पहला काम आपका ये है, ये जो मैंने लूप लास्ट टाइम चलाया उस लूप को इस तरीके से चेंज करना है। दूसरा आपका टास्क है कि आपको वैल्यू ऐसे डालनी है कि एक, फिर एक कॉलम, एक रो छोड़नी है, फिर 2, फिर एक रो छोड़नी है 3, फिर 4 5 6 7, ठीक है, इस तरीके से आपको नंबर डालने हैं, ठीक है, लूप के थ्रू ही। ऐसे नहीं कि रेंज A1.3 सिलेक्ट करके जो आपने डाल दिया वैसे नहीं डालना, लूप के थ्रू। ये सब काम आपको लूप से करना है, ठीक है, 2 काम हो गए। तीसरा काम हो गया आपका कि आपको एक पिरामिड बनाना है, ठीक है, इस तरीके से कि 1, ये 10 बार आपको पिरामिड, अभी तो ये आपको स्टेयर्स लग रही होंगी, अभी ये पिरामिड लगेगा, ठीक है, ये पिरामिड हो गया, ये बर्थडे केक भी लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक पिरामिड बनाना है पहले 1 के लिए, ठीक है, फिर आपको यही पिरामिड दूसरे तरीके से बनाना है कि 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12, इस तरीके से फिर ये पिरामिड बनाना है। अब इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं, फिर मैं दे दूँ कि 1 से बनाना है, फिर 1 2, फिर 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से एक पिरामिड बनाना है। तो ये टास्क आपके रहेंगे, ठीक है। तो आपके कौन कौन से टास्क हो गए, ठीक है। सबसे पहले तो एक जो है मैंने अभी नेस्टेड लूप का बताया, नेस्टेड लूप का एक एग्जांपल आपको करके दिखाना है, फिर आपको कॉलम रो छोड़ के काउंटिंग डालनी है, फिर ये 3 पिरामिड बनाने हैं, ठीक है। तो ये काम आपको करना है, तो आप इस पे लग जाइए कि किस तरीके से करना है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो आप जो है कमेंट्स में डाल के आप क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है, हम वहाँ पे आंसर दे देंगे। पर पहले अपने आप से आपको प्रैक्टिस करनी है कि ये बनेगा कैसे। इसमें बस ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। अगर ये सब आप कर पाए तो समझ लो कि लूप आपको क्लियर हो गया, ठीक है। फिर हम और आगे मतलब आगे जितना भी करेंगे उसमें आपको और मज़ा आएगा करने में, ठीक है गाइस। ठीक है, अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। आप अनम्यूट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक मिनट है हमारे पास, 1 मिनट बाद ये ख़त्म हो जाएगा। ये गाने सुना रहे हो आप लोग तो मुझे। मैं बोला कि सेंटर में लाना कैसे वैल्यू? सेंटर में तो मैं फॉर्मेटिंग से लाया हूँ सर। नहीं मतलब बता ना कमांड उसका। कोई बात नहीं, आप फॉर्मेटिंग छोड़ दो, आप ऐसे ही ले आना, ठीक है। ठीक आपको है, आप ट्राई ऐसे ही करेंगे लेके एक आना बार। है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, आपको ट्राई सेंटर करेंगे, में नहीं नहीं तो लाना। फिर बताएंगे इसमें। हाँ उम्मीद है कि पूरा कर देंगे इसको। ठीक है सर। ठीक है।